हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। तो आप सबको चलते हैं, स्टोरी सुनाते हैं और आप मेरी स्टोरी को सुन के आपको कैसा लगा, आपको कैसा फ़ील हुआ, ये बताना भूलिएगा नहीं। और ऐसे ही हमारे साथ चलते रहिए और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। खैर, ये हो गई काम की बात है। दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। तो आज हम सुनाएंगे हारिका और राधा की स्टोरी, ठीक है? क्योंकि मुकद्दर का सिकंदर हम सुन ही रहे हैं, मगर आज एक जो स्टोरी छोड़ रखी है, जो बहुत लोगों को इंतज़ार होगा वो स्टोरी सुनने का, तो उस स्टोरी को रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। तो इन दोनों के जो बीच में, जो इन दोनों के दरमियान जो चल रहा होता है, एक बहुत प्यारी सी मोहब्बत पनप रही होती है। धीरे धीरे वक्त उन दोनों को करीब ले आया होता है। जो मानसी होती है वो राधा होती है, और जो आधारिका है वो राधा से बेहद प्यार कर रही होती है। उसके मॉम डैड भी अब उसके होम टाउन आ चुके होते हैं। मोहिनी जी, उनको सारी बातें पता चल चुकी होती हैं। अब बारी होती है कि अब क्या होगा, यश के साथ क्या होगा। यश की जो बहन होती है वो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड होती है, इस वजह से कोई कुछ करे या ना करे, मोहिनी जी को सब पता चल चुका होता है। मोहिनी जी अब काफ़ी एक्टिव हो चुकी होती हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद जो आधारिका ने बताई होती है, मोहिनी जी उन दोनों के कमरे से जा चुकी होती है। जब उन दोनों के कमरे से जा चुकी होती हैं और वो जाके मिलती हैं आधारिका के फादर से। आधारिका के फादर जो होते हैं अलग ही परेशानी में होते हैं, जो राघव जी होते हैं। तो वो अलग परेशानी में, अलग ही सोच में खड़े होते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने राधा को देखा होता है, उनको उनके दोस्त की याद आ चुकी होती है और वो सोच रहे होते हैं कि वो फ़ोन लगा के बता दे। पर उनकी बेटी ने जो कहानी बताई होती है, उन बातों पे यकीन करते हुए, उन बातों का भरोसा करते हुए, वो नहीं चाहते थे कि राधा फिर से किसी मुश्किल में फंसे। तब तक मोहिनी जी जब कमरे में एंटर करके कहती हैं कि राघव, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये यश कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। तो उस गड़बड़ की जड़ मिल गई है। तुम्हें पता है, ये यश ने मानसी को मार दिया है, और मानसी की जगह पे राधा को मानसी बना के रख रहा था। और मुझे ये भी लगता है कि शायद वो राधा के हाथों से सारी चीज़ें अपने नाम करवाना चाहता था, उसकी प्रॉपर्टी जितनी है, और अगर उसने नहीं किया होगा तो उसी चक्कर में उसको मार दिया होगा। ऐसे कहानी हुई होगी। अब तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, उसने काफ़ी हमें परेशान किया है। राघवेंद्र, सुन रहे हो मेरी बात? तो कहते कि हाँ, मैं सुन रहा हूँ जो तुम बोल रही हो। और फिर अपनी बातों से ये सारी चीज़ें अलग करते हुए कहते कि अच्छा चलो, थोड़ी देर माँ पापा के पास बैठते हैं। काफ़ी वक्त के बाद आए हैं, माँ पापा भी हमें मिस करते होंगे, और हमें बात भी तो रोज़ नहीं कर पाते, अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तो कहते कि हाँ हाँ चलो। अपने कमरे से बाहर निकल के जा रहे होते हैं अपने माँ पापा के पास, उनसे बात करने, अपने दिल का हाल सुनाने। अब इधर मोहब्बत की जो कहानी शुरू हुई थी आधारिका और राधा की, राधिका बेहद राधा
वॉल से चिपकी थी और आधारिका बेहद करीब थी। उसके गहरे पिंक लिप्स को देख के उसकी मदहोशी और बढ़ रही होती है और उसके आँखों में उसके प्यार का नशा अलग ही दिख रहा होता है। वो अपनी मोहब्बत को इतने करीब पाके भी उसको छूने का, उसको महसूस करने की कोशिश ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी करीब और सांसों की गर्मी इतनी होती है कि उनके दिल की धड़कनें तक तेज हो चुकी होती हैं। इतनी तेज कि वो धड़कन की आवाज़ दोनों के कानों तक सुनाई दे रहा होता है और दोनों का फेस इतना करीब होता है कि मानो कोई शीशा हो जो सामने रख दिया हो, जो हम देख के खुद में बस खोए जा रहे होते हैं। आधारिका का दिल, उसकी नज़र, उसकी आंखें बस में नहीं होती हैं और वो राधा की तरफ बस खींचे जा रही होती है। उसकी मोहब्बत इतनी पाक और साफ होती है कि उसने इतने लंबे वक्त तक इंतज़ार करने के बाद भी उसका प्यार नया और नया और बस नया ही रहता चला जा रहा था। राधा एक बार के लिए वो बोलना भी चाहती थी मगर बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसको भी उसकी दिल की धड़कनें तेज हुई समझ आ रही थी। और जैसे ही ये दोनों की धड़कनें ट्रेन की रफ्तार से चलना स्टार्ट हुआ होता है, राधिका ने उसके जैसे ही दिल पे हाथ रखती है, वैसे ही आधारिका उसके लिप्स को अपने लिप्स में थाम लेती है। जैसे ही वो अपने लिप्स को राधा के लिप्स पे रखती है, मानो बादल ने बरसना शुरू कर दिया हो, मानो सागर में लहरें आना स्टार्ट हो गई होती हैं। उन दोनों के मन में वो उफान उठ रहा होता है। उनकी मोहब्बत, उनकी चाहत अब सिमटना नहीं चाहती। उसको बह जाने दो जिस तरह से बह रहे हों। उन दोनों के बाहों का शिकंजा एक दूसरे पे इतना टाइटली कसता है और वो दोनों एक दूसरे को इतना डीप किस कर रहे होते हैं। उस किस को और ज़्यादा महसूस करते हुए उनके अंदर जो प्यास होती है उनके प्यार के लिए और बढ़ती जा रही होती है। वो किस किए जा रहे होते हैं एक दूसरे को। किस करते करते उनको होश ही नहीं रहता कि वक्त क्या हो रहा है, दरवाज़ा खुला है या बंद है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले, किसी का कोई भी डर नहीं होता। मानो आधारिका को उसका बरसों का प्यार उसके बाहों में, उसने उसको बड़े प्यार से थाम के रखा होता है। तब तक, जब तक वो चाहे, जब तक वो रहना चाहे। उसकी शादीशुदा होना या वो यश की बीवी होना, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजू की बीवी थी या यश की बीवी थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके प्यार में रत्ती भर कोई फ़र्क नहीं आया होता है। आधारिका आज भी उसको उसी तरह से प्यार कर रही होती है। राधा ने उसका प्यार एक्सेप्ट किया या नहीं किया, मगर वो दोनों की किस अलग ही किस्सा कह रहा होता है। राधा की सांसें भरने लगती हैं, उसकी सांसें भरने लगती हैं और आधारिका किस करने से बाज नहीं आ रही होती और वो छोड़ ही नहीं रही होती उसको। बस किस किए जा रही होती, किए जा रही होती, किए जा रही होती है। ऐसे मानो कि उसकी मोहब्बत को आज किसी ने सहारा दे दिया हो, या यूँ कह लें
कि किसी ने उसके दिल में उमड़ते तूफान को और हवा दे दिया। जब राधा की सांसें उखड़ने लगती हैं और वो जोर से धक्का देती है आधारिका को, जब आधारिका अलग होती है, तब वो गहरी सांसों में राधा कहती है, क्या कर रही हो? सांसें लेने नहीं दे रही हो, मारोगी क्या? फिर अपने होंठ को अपने हाथों से साफ करते हुए हाय एक गहरी सांस लेती है और कहती कि तुम्हें पता है, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा किस करती हो, प्लीज़ एक और बार। तो कहती कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं चाह रही यहाँ से। वहाँ से वो उसको किनारे हटा के राधा वहाँ से चली जाती है। राधा खुश भी होती है और थोड़ा सा नर्वस भी। कमरे से बाहर जाते ही वो साइड के वॉल से लग के अपने धड़कनों को संभालते हुए देखी, ये क्या था, ये कैसी कसस थी। आधारिका इतने करीब मेरे पास, इतने पास आके खड़ी थी और वो मुझे किस कर रही थी और मैंने उसको रोका भी नहीं। वो अपने लिप्स को अपने हाथों से टच कर रही होती है, अपने लिप्स को छूते हुए वो शर्मा सी रही होती है, ब्लश कर रही होती है और जो अभी अभी हुआ होता है उससे खुश भी होती है। आधारिका कमरे में खड़े होके अब वो कंफ्यूज्ड हो गए, यार इसको अच्छा लगा या बुरा लगा, समझ नहीं आया। क्या कुछ मैंने ज़्यादा ही हार्डली उसको किस कर दिया क्या? अरे यार, मैं हमेशा कुछ गड़बड़ क्यों करती रहती हूँ। अभी वो सोच ही रही होती है, सोचने के बाद कहती कि नहीं नहीं, इतना भी मैंने नहीं किया था। और हाँ, अगर उसको बुरा लगता तो वो उसी वक्त रोक देती ना। कुछ नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। वो अपने कपड़ों को ठीक करती है और अपने लिप्स को मिरर में देख के थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेती है। तो शिट, राधा तो ऐसे ही बाहर चली गई। कहीं उसके बिगड़े हुए लिप्स कहीं किसी को कुछ पता ना दे। तब तक उसके दरवाजे पे नॉक होता है। नॉक जब होता है तो टर्न होकर देखती है तो वो उसकी चाची होती है। कहती चाची आप यहाँ? तो कहती है कि हाँ, राधिका दादी बुला रही है, आ जाओ। तो कहती हाँ हाँ आ रही हो ना, और राधा कहाँ है? तो कहती है कि चाची वो तो बाहर ही गई थी। क्यों, बाहर नहीं मिली आपको? तो कहती कि मैं तो नहीं देखा मैंने उसको आते हुए या जाते हुए। ठीक है, मैं सतीश को बोलती हूँ। तो कहती कि हाँ ठीक है। वो ये बोल के चली जाती हैं। आधारिका कहती कि यार कहीं किसी ने देखा ना हो उसका लिप्स। वो इन सब में ही भूल जाती है कि उसका लिप्स कटा होता है, हल्का सा स्वेलिंग आ चुकी होती है। वो कमरे से बाहर निकलती है, कमरे का दरवाज़ा लगाती है और बाहर निकल जाती है। आधारिका ढूंढ रही होती है राधा को चारों तरफ। राधा राधा आवाज़ भी दे रही होती है। फिर वो मोहिनी जी से पूछती है कि माँ राधा को देखा क्या? दादी से पूछती, दादी राधा को देखा क्या? तुम दोनों बच्चे एक ही कमरे में तो थी, अचानक से कहाँ चली गई? तो ये नहीं, वो तो अभी यहीं थी और वो कहाँ जाएगी, यहाँ के लोगों को वो जानती ही नहीं है। और उसके पापा बस देखे जा रहे होते उसकी तरफ। अरे वो नज़रों से इशारा करती है, प्लीज़ पापा प्लीज़। तो बाकी और वो बस ऐसे ही चुप रह जाते हैं। माँ बेटी के चक्कर में राघव जी कुछ बोलते नहीं। वो जाती है और बाहर की तरफ, घर से बाहर एक साइड में एक कोने पे देखती है राधा खड़ी होती है। तो उसके शोल्डर पे आधारिका हाथ रखती है और उसको टर्न करती है। कहती है कि ये टिश्यू ले लो
और अपना फेस साफ कर लो, किसी ने देखा तो नहीं। तो वैसे जब वो देखती है तो उसके फेस पे कुछ नहीं लगा होता है, सब नीट एंड क्लीन होता है। कहते हैं कि इसका चेहरा तो नीट एंड क्लीन है, अचानक से उसने साफ कैसे कर लिया। तो कहते कि थैंक यू। और उन दोनों के सिचुएशन में थोड़ा सा ऑकवर्डनेस आ चुका होता है, मतलब उन दोनों के किसने उन दोनों के बीच में थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन कर दिया होता है। तो कहते कि वो तुम्हें दादाजी बुला रहे हैं, और तब तक पीछे से आवाज़ आती है कि दीदी आप दोनों को दादा दादी बुला रहे हैं, आ जाइए जल्दी से। तो दोनों ही वहाँ से घर के अंदर चले जाते हैं। दादा दादी, चाचा चाची, उसके भाई बहन जो कज़न होते हैं, उसके बाकी चाचा, ताऊ जी, ताया जी, सब कुछ मतलब होते हैं, सब लोग आके बैठते हैं। सबकी ठहाके हाँ हाँ ही चल रही होती है, बचपन की बातें चल रही होती है, कैसे किसने क्या किया था, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सब लोग बातें सुन के हंस भी रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं कि ना, एक खुशी से भरा हुआ परिवार। उसी बीच एक कॉल बजता है। कॉल बजते ही और सतीश कॉल उठाता है। सतीश कॉल उठाने के बाद कहता है कि दीदी ये आपके लिए कॉल है। सतीश जब कॉल उठाता है और हारिका सोचती है कि शायद देव ने किया होगा। वो जाती है, फट से फ़ोन उठाती है, देखिए हाँ देव, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो कहता है कि हाँ हारिका एक प्रॉब्लम हो गई है। तो कहती है क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो तो वो कहती है कि बोलेगा क्या प्रॉब्लम हुई है। तो कहता है कि तुझे मैं बताना तो नहीं चाहता था, मैं सोच रहा था कि सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, मगर यहाँ का मामला ये सॉर्ट होने के सिचुएशन पे नहीं है। और यश शायद तुम दोनों का पता लगा चुका है और तुम्हारे गांव की तरफ ही जा रहा है। मैंने अभी अभी पता किया है और उसकी बहन ने उसको बाहर करवा दिया है। और अभी तुझे मैंने बताया था कि तुम लोग खतरे से खाली नहीं है। तो कहती है कि व्हाट, उसको पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे हैं। कहती पता नहीं यार कैसे पता चला, पर तुम दोनों अभी वहाँ से कहीं और जाओ, कहीं और शिफ्ट हो जाओ, वरना वो छोड़ेगा नहीं। ऐसा सुन के वो थोड़ा सा परेशान हो उठती है। अब वो सोचती है कि अब वो कहाँ जाए, किस जगह जाए। अभी तो एक जगह थी जहाँ पे अपने भी थे और छुप भी सकते थे, मगर अचानक से ये यश नाम का बला कहाँ से आ गया। हारिका को परेशान देख के राधा उसकी परेशानी समझ चुकी होती है और वो कहती है कि हो गया पंगा, अब यहाँ से कैसे निकलेंगे। उन दोनों की नज़रों में ही इशारेबाजी चल रही होती है, क्योंकि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन कुछ स्ट्रॉन्ग सा हो गया होता है। वो अपने डैड को साइड में लाती है। हारिका और कहती है डैड, वो यश यहीं पे आ रहा है और वो अपने गुंडे भी साथ में ला रहा है। देव ने फ़ोन किया था कि उसको पता चल गया है, तो अभी क्या करेंगे। तो कहते हैं उसके डैड की कुछ नहीं, डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। वो अपना फ़ोन निकालते हैं, फ़ोन निकाल के बात करते हुए बाहर की तरफ चले जाते हैं। वो किसी को फ़ोन लगा के बस ब्रीफिंग दिए जा रहे होते हैं और ब्रीफिंग देने के बाद वो आके रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। वो इतने ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, ये चीज़ देख के हारिका को हज़म नहीं होता है कि ऐसा क्यों, और डैड इतने आराम से आके यहाँ पे बैठ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। जो मोहिनी जी होती हैं कहती हैं कि क्या हुआ राघवेंद्र। तो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस कुछ काम था, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसी की ब्रीफिंग दे रहा था मैं।
कहती ओके, इतने दिनों के बाद घर आए, अच्छा लग रहा है ना? तो कहते कि हाँ, और ये सब हमारी बेटी की वजह से हुआ, अगर वो यहाँ ना आई होती तो शायद हम भी यहाँ ना आते। तो कहते कि हाँ वो तो सही है। वहाँ से अब बात आती है किसकी, आधारिका की, कि उसकी एक बचपन की फ्रेंड थी गांव में, जिसको वो बहुत परेशान करती थी। और जब भी गाँव आती थी उससे उसको मिलने ज़रूर जाती थी। तो राधा जो होती है ना, वो थोड़ा सा उसको इस बात से जलन महसूस होती है कि ऐसे कैसे वो उससे मिलने आती थी। उसकी दादी कहती हैं कि उसके साथ वो बहुत खेलती थी, उन दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। वो ये भी बताती हैं कि आधारिका ये भी बोलती थी कि जब वो बड़ी होगी तो वो अपनी फ्रेंड से शादी करेगी, फिर उसकी फ्रेंड उसके घर आके रहेगी और वो अपने मम्मी पापा को कभी छोड़ ही नहीं जाएगी। इस बात पे सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये ऐसा सोचती थी। इसको ये नहीं पता था कि लड़कियों की शादी लड़कों से होती है, लड़कियों से नहीं। ऐसे घर वालों की बात सुन के कहीं ना कहीं राधा को थोड़ा सा चोट तो पहुंचा होता है, और वो घूर के आधारिका की तरफ देखती है। जब वो घूर के देख रही होती है और ये बातें सुन के मानो उसका खून सा जल चुका हो, किसी ने उसको जलते अंगारों पे किसी ने बैठा दिया हो, ऐसा उसको महसूस हो रहा होता है। फिर आधारिका करते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि आ, ये तो बचपन की बातें हैं, इन बातों में क्या लेना देना है ना दादी? तो कहती है नहीं नहीं, तुम जब छोटी थी तो तुम ये बातें बोलती थी, और जब अब तुम बड़ी हो गई हो तो अब तुम्हें ये बातें कहाँ याद रहेंगी, अब तो ये बातें याद करने और हंसने के लिए रह गई हैं। दादा बोलते हैं कि ये जब छोटी थी बिटिया तो ये बहुत ज़्यादा नोटी थी, सारे आस पड़ोस वालों लोगों को परेशान करके रखती थी। और राधा ये सारी बातें जब सुन रही होती है ना, इसके किस्से कहानियाँ सुन रही होती है, और ख़ासकर उसकी फ्रेंड जो शादी वाली बात रहती है उस पर तो उसका मुंह बन चुका होता है। और वो वहाँ से उठ के देखिए दादी मैं आप सबके लिए चाय बना के लेके आती हूँ, और वहाँ से उठ के किचन में जाने लगती है और चाय सबके लिए बनाने के लिए रख रही होती है। तो पीछे से हजारिका भी जाती है और कहती कि ये तो पुरानी बात है ना राधा, तुम्हें इस बात को इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती कि क्या मैं कुछ नहीं सोच रही? तो कहती कि पक्का तुम कुछ नहीं सोच रही? तो कहती कि हाँ पक्का, मैं क्यों सोचूंगी किसी के बारे में कुछ? हाँ, मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं सोचूं? मैं इतनी पागल दिखती हूँ? हाँ। तो कहती है कि नहीं तुम पागल तो नहीं हो, मगर तुम्हारे चेहरे से लग नहीं रहा है। तो कहती कि क्या नहीं लग रहा है? तो कहती कि यही कि तुम खुश, या तुमने उस बात को मजाक लिया है। तो कहती कि फिर चाय जो बना रही होती है, जो रखी होती है पैन, उसका फ्लेम कम करके उसके तरफ टर्न हो गई। कहती क्या क्या चाहती हो? हाँ, तुम्हें हर कोई अटेंशन देता फिर, तुम्हें अटेंशन क्यों चाहिए? तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी की अटेंशन की? तुम्हें तो शादी करनी है ना, भी अपने पड़ोसन से जाओ करो, मेरे पास क्यों खड़ी हो? मेरे पास खड़े होके मेरा दिमाग ना ख़राब करो। ये सारी बातें बोलने के बाद वो फिर टर्न होके फ्लेम बढ़ा देती है, खूब अदरक कूट रही होती है। अदरक को इतना तेज़ी से कूट रही होती है, हदारिका समझ जाती है कि भाई यहाँ पे रहे तो हम खुद कुट जाएंगे, इससे अच्छा यहाँ से निकल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये स्टोरी इतना ही, फिर हम नेक्स्ट स्टोरी कंटिन्यू करेंगे आगे के लिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।